आज के पहले प्रश्न को लेते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा आपके सामने है। प्रश्न कहता है, अव्यापन्न तव सहचरो रामगिरियाश्रम श्रमस्थ कह। अव्यापन्न जीवित है, अपने सहचर से अपने 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 जो है प्रीतमा से जो है जीवित है, अलग होकर जीवित है। वह कहाँ स्थान कर रहा है दोस्तों? तो रामगिरी के आश्रम में निवास कर रहा है। तो कह वह कौन है? तो आंसर हमारा जाएगा दोस्तों यक्ष। इसी पहले प्रश्न के साथ दोस्तों मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यस क्लासेस वन में। तो दोस्तों आप सभी का फिर से जो है अभिनंदन स्वागत है हमारे क्लास में। तो दोस्तों हमारा जो है प्रश्नोत्तरी चल रहा है जो है कि उत्तर रामचरितम से। किससे चल रहा है दोस्तों? उत्तर रामचरितम से जो हमारी प्रश्नोत्तरी चल रही है, जो मेघदूत की रचना है, जो मेघदूत कालिदास के द्वारा रचित है। तो यह जो प्रश्नोत्तरी हमारा है उत्तर मेघ से चल रहा है और श्लोक बाय श्लोक चल रहा है। तो हमारा आज का जो प्रश्नोत्तरी है 41 श्लोक से 45 तक के प्रश्न यहाँ पे उपस्थित है दोस्तों, लेकर हम उपस्थित हुए इन जो है 5 श्लोकों से। तो आज का जो प्रश्नों की संख्या हमारा है सिर्फ 40 है। ठीक है, तो हम जो है 40 प्रश्नों को यहाँ पे जो है अटेम्प्ट करेंगे और जो है किसके साथ? श्लोकों के साथ। तो ध्यान रखिएगा, श्लोक संख्या को ध्यान में रखकर जो है प्रश्नोत्तरी करिएगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कि यहाँ पे जो उत्तर में की कथा आखिर है क्या, तो थोड़ा सा 2 मिनट हम बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है यक्ष जो है अपनी जो है विरह व्यथा बता रहा है। सबसे पहले उसने रास्ता बताया, फिर जो है क्या बताया उसने? उत्तर मेघ में गया तो वो अलकापुरी का वर्णन किया, फिर अपने घर का वर्णन किया, फिर उसकी यक्षिणी कैसी होगी, कैसे तुम देखोगे, इसका वर्णन किया। अब जो है वह कह रहा है, यक्ष कह रहा है मेघ से, जब तुम जाओगे मेरी यक्षिणी से मेरा समाचार कहोगे कि मैं तुम्हारे जो है भर्ता यानी पति का मित्र हूँ, ऐसा कहकर मेरा जो है अपना जो है परिचय दोगे और कहोगे, हे अविधवे अविधवे वह जीवित है। क्या है? अब अव्यापन्ना वह जीवित है और रामगिरी के आश्रम में निवास कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा जो वचन कहोगे तुम मेरे मम मुखात, मेरे मुख यानी कि मैं जो कहूँगा ऐसा तुम जाकर कहोगे। तो यक्ष क्या कहता है कि तुम जाकर ऐसा ऐसा कहना। तो यक्ष जो है बताता है कि हे यक्षिणी, समाचार क्या है दोस्तों? जो सारे प्रश्न में है कि यक्ष जो है समाचार यक्षिणी के पास क्या भेजा है। तो वह भेजता है कि मैं भी क्या हूँ, तुम्हारे विरह में यहाँ अकेला हूँ और रामगिरी पर्वत पे जो है निवास कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे तुमको जो है तुम्हारे जो जो शरीर का रूप ढांचा है उसको मैं जो है अलग अलग चीजों में देखता हूँ। नेत्रों को जो है हरड़ी के आंखों में देखता हूँ कि तुम्हारे नेत्र हरड़ी के नेत्र की जैसे हैं। तुम्हारे जो बाल हैं हम मयूर के पंखों के माध्यम से तुमको देखते हैं कि तुम जो है उसके पंखों में निवास करती हो, ऐसा मैं तुम्हें देखता हूँ। और जो है तुम्हारा जो मुख है चंद्रमा में देखता हूँ। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग चीजों में तुम हमें दिखाई देती हो। ठीक है, तो जो है एक साथ तो हमें नहीं दिखाई देती हो। तो आगे कहता है कि यक्ष कहता है कि मैं स्वप्न में क्या करता हूँ, मैं एक शिलालेख पर तुम्हारा चित्र बनाता हूँ। क्या कहता हूँ? एक शिलालेख पर रामगिरी के आश्रम में तुम्हारा चित्र बना रहा हूँ और उस चित्र के नीचे मैं बैठकर तुमसे माफी मांग रहा हूँ। ऐसा चित्र बना बना रहा हूँ, तभी क्या हो रहा है, मेरे आंखों से आंसू गिर जा रहे हैं और वह चित्र क्या हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है, जो है बेकार हो जा रहा है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि यह जो है जो सारी प्रक्रिया हो रही है, मानो ऐसा लग रहा है कि यह जो बैरी हमारी विधाता है वह हमारे मार्ग को में बाधा पहुंचा रही है। ठीक है, तो वह जो है कह रहा कि मैं स्वप्न में तुमसे कैसे कैसे मिलूंगा। तो जो है वह चाहता है कि तुम्हारे अंगों से मिलूं, तुम्हारे जो है तुमको आलिंगन करूं, तुम्हारे श्वास से श्वास मेरा मिले। इस प्रकार से वह जो है यश जो है कहता है कि मैं तुमसे ऐसे ऐसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसी जो है यक्ष के विरह की व्यथा जो है इस इन प्रश्नों में है। यक्ष किस प्रकार विरही जो है अपने बातों को यक्ष जो है संदेश के माध्यम से अपनी यक्षिणी को पहुंचा रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रश्न उत्तरी को। प्रश्न यहाँ पे हमारा है, प्रश्न पहला है कि अव्यापन्न तव सहचरो रामगिरियाश्रमस्थ कह। अव्यापन्न जीवित है, यक्ष कहता है कि मैं जीवित हूँ। सहचर तुमसे बिछड़ कर यक्षिणी
सहचर से किसका बोध हुआ दोस्तों? यक्षिणी का। तो हे यक्षिणी, मैं तुमसे बिछड़ कर जो हूँ रामगिरी के आश्रम में हूँ। ऐसा संदेश जो है मेघ के माध्यम से यक्ष पहुँचाता है। तो यह कौन है? तो आंसर हमारा जाएगा यक्ष है। क्या है? यक्ष है। तो यह पहले प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों। आगे हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि अव्यापन्न तव सहचरो राम गिरियाश्रम अस्थ, यह कथन यश किसके लिए कहता है? तो यह कथन जो है प्रश्न, यह जो है समाचार है। क्या है दोस्तों? यही समाचार है कि मैं जीवित हूँ और रामगिरी के आश्रम में निवास करता हूँ। तो यही समाचार है। यह यक्ष किसके लिए कहता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों यक्षिणी के लिए। ठीक है, यक्षिणी के लिए हो गया। आगे हम लेंगे तीसरे प्रश्न को, जो आपके सामने प्रश्न है, सुलभ विपदाम प्राणिनाम नामत एतदेव पूर्वाभाषम कह। यह जो है सुलभ मतलब सरलता से, क्या है? सुलभ मतलब सरलता से प्राप्त हो जाते हैं प्राणियों में के जो पूर्वाभाष्य है, जो पूर्व में जो बताया है कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे जो विरह होता है, ये जो पूर्वाभास है, यह जो है सभी प्राणियों के जीवन में सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जैसे एक वर्ष का जो है श्राप मिला है, तो यह जो है यक्ष कभी सोचा नहीं था कि ऐसा उसके साथ होगा। तो ऐसा जो पूर्वाभास हुआ है दोस्तों, वह जो है सरलता से सुलभ विपतम, ऐसा जो विपत्ति है वह सरलता से ही प्राणियों के जीवन में आ जाता है। तो यह जो है कथन, यह कह किसके लिए है? पूर्वाभास कह यक्ष है। यक्ष कहता है कि यह जो है प्राणियों को जो सुलभ प्राप्त हो जाते हैं, यह जो विरह की अवस्था है सुलभ प्राप्त हो जाते हैं, तो यह यक्ष कहता है। आंसर हो जाएगा कौन कहता है? कह यक्ष। ठीक है, ठीक है। तो यह हमारे जो है तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया। लेंगे हम चौथे प्रश्न को आपके सामने। चौथा प्रश्न दोस्तों, उपकर्तु में प्रकृति प्रत्यय है। तो उपकर्तु में आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सा तुमुन प्रत्यय प्रत्यय लगा है, कौन सा उपसर्ग, कौन सा धातु। तो उपकर्तु में उपसर्ग हमको दिखाई दे रहा है दोस्तों। क्री धातु का प्रयोग किया गया और तुम हमारा शेष बचा है तुमुन प्रत्यय में, तो तुम हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उपकर्तुम में जो है उप उपसर्ग से क्री धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगकर हमारा शब्द बना है उपकर्तुम। तो हमारा यहाँ पे चौथे का अर्थ हो गया उपकर्तुम में प्रकृति प्रत्यय क्या है? उप, क्री और तुमुन शब्द जो है से उपकर्तुम बना है। चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न आपके सामने है। पांचवें प्रश्न है अव्यापन्न में समास पूछा है। अव्यापन्न जो शब्द है उसमें क्या समास है? तो अव्यापन्न का अर्थ होता है दोस्तों जीवित होना। क्या होता है? जीवित होना। तो यहाँ पे अव्यापन्न का अर्थ हो गया जीवित होना, मैं जीवित हूँ। लेकिन इसमें समास पूछा है, तो अव्यापन्न में समास है नई तत्पुरुष समास। क्या है? न अव्यापन्न, अव्यापन्न न न अव्यापन्ना नई तत्पुरुष समास यहाँ पे लगा है दोस्तों। तो पांचवे का हमारा जो है अव्यापन्ना में जो है अव्यापन्न है, व्यय है दोस्तों। तो यह जो है अव्यापन्न, ठीक है। तो नई तत्पुरुष समास है। पांचवे का आंसर नई तत्पुरुष समास है दोस्तों। आगे हम लेंगे छठवां नंबर प्रश्न। प्रश्न है सुलभ विपदाम में समास है। तो सुलभ जो विपदाम जो शब्द है, इसमें कौन सा समास है? तो सरलता से जो प्राप्त हो जाए, सुलभा विपद येषाम तेषाम, जो सुलभता से प्राप्त हो जाए वह सुलभ विपदा है। इसमें बहुब्रीहि समास हुआ है। कौन सा हुआ है? बहुब्रीहि समास हुआ है। ठीक है, सुलभ विपदाम में कौन सा समास है दोस्तों? जो है बहुब्रीहि समास है। यदि विग्रह की बात करते हैं तो सुलभा विपद येषाम तेषाम, यह जो है विग्रह है सुलभ विपदाम का। आगे हम लेंगे 7 नंबर प्रश्न। प्रश्न है विधिना बैरिणी रुद्ध मार्ग, यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यह सूक्ति पूछी गई है, जो कि लोग जो है इसको जो है नीति शतक के अंतर्गत लगा देते हैं भाग्य पद्धति में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यह जो है नीति शतम का नहीं है, यह मेघदूत का है, उत्तर मेघ से है। विधनाम बैरिणी रुद्ध मार्ग। ठीक है, यह जो है बैरी है, यह जो विधाता बैरी है, यह जो है हमारे मार्गों को क्या करती है? रोक देती है। यह सूक्ति कहाँ से ली गई है? तो मेघदूत के उत्तर मेघ से ली गई है। कहाँ से ली गई है? मेघदूत के उत्तर मेघ से जो है विधनाम बैरिणाम रुद्ध मार्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह हमारा जो है 7 नंबर प्रश्न का आंसर है। आगे हम लेंगे 8 नंबर प्रश्न को, जो आपके सामने है। यक्ष संकल्प के माध्यम से किससे मिलना चाहता है?
किसके माध्यम से? संकल्पई तई विसति विधनाम वैरिणाम रुद्ध मार्ग। तो संकल्प के माध्यम से जो है किससे मिलना चाहता है? तो यक्षिणी से मिलना चाहता है। यक्ष जो है संकल्प यानी स्वप्न में, संकल्प मतलब जो विचारों में, स्वप्न में जो है किससे मिलना चाहता है? तो यक्षिणी से मिलना चाहता है। यह हमारा आंसर है 8वें नंबर प्रश्न का। 9वां प्रश्न कहता है स्वप्न में यक्ष अंग के साथ किसके अंग से मिलना चाहता है? ठीक है, तो अंगेन जो है अंगेन अंगम प्रतनु जो है तनुना, वह जो है अंगों से अंग। तो स्वप्न में यक्ष अंगेन अपने अंगों के से, अंगम उसके अंगों से मिलना चाहता है। कौन? यक्षिणी से। किसके अंगों से दोस्तों? मिलना चाहता है किससे? यक्षिणी के। ठीक है, तो स्वप्न में अपने अंग के साथ किसके अंग से मिलना चाहता है यक्ष? तो यक्षिणी के अंगों से। आंसर हमारा हो जाएगा यक्षिणी। अंगेन अंगाम प्रतनु। ठीक है, तो अंगों से अंग मिलाना चाहता है कौन? जो है यक्षिणी से। तो आंसर हमारा हो जाएगा 9वें का दोस्तों यक्षिणी। ठीक है, ये हमारे 9 प्रश्न का आंसर हो गया। 10वां लेंगे, अंगा नाम विधि अंगा नाम में संधि है। तो अंगा नाम में संधि कौन सा है दोस्तों? तो अंगा नाम में संधि हमारी है दीर्घ संधि। अंगेन प्लस अंगम क्या है? अंगेम प्लस अंगम जो है अंगे नाम। ठीक है, अंगेन में पूछेगा कौन सी विभक्ति लगी हुई है? तो अंगेन में तृतीया लगी हुई है। कौन सा लगा हुआ है दोस्तों? अंगेन में तृतीया विभक्ति लगी हुई है और अंगम में द्वितीया लगा हुआ है। कौन सा लगा है? अंगम में द्वितीया लगा हुआ है। ठीक है, तो अंगेन में तृतीया, अंगम में द्वितीया लगा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। यह जो है यक्ष के लिए था, अंग यक्ष के अंग और यक्षिणी के अंग। ठीक है, अंगों से अंग जो है स्वप्न में जो है यक्ष मिलना चाहता है। यह हमारा जो है 10वें प्रश्न का आंसर हो गया। दीर्घ संधि है अंगेन प्लस अंगम। आगे हम लेंगे चौथा 11 नंबर प्रश्न है, तनुना शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, तनुना शब्द कहा जाता है, अर्थ नहीं दोस्तों, कहा जाता है। तनुना शब्द कहा जाता है यानी कौन सी उसमें विभक्ति है और कौन सा पुल्लिंग लिंग है। तो जो तनुना जो शब्द हमारा बना है यह नपुंसक लिंग का शब्द है और तृतीया विभक्ति के एक में वचन में बनता है हमारा जो है तनुना। ठीक है, तृतीया विभक्ति के एक वचन और नपुंसक लिंग में हमारा शब्द बनता है तनुना। तो आंसर हमारा हो जाएगा तनुना। पूछा है कौन सा विभक्ति कौन सा वचन है? तृतीया विभक्ति का एक वचन नपुंसक लिंग में है। 11 नंबर प्रश्न का आंसर है दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न की तरफ चलेंगे। 12 नंबर प्रश्न कहता है दूरवर्ती में कौन सा समास है? दूरवर्ती जो दूर निवास करता है, तो कौन दूर निवास कर रहा है दोस्तों? यक्ष। दूरवर्ती कौन है? यक्ष है। तो दूरवर्ती यक्ष में पूछा है समास क्या है? तो केवल समास है। कौन सा समास है दोस्तों? केवल समास हमारा है दूरवर्ती में। ठीक है, तो हमारा आंसर 12 नंबर प्रश्न का केवल समास सही है। आगे हम लेंगे 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों जो आपके सामने है। प्रश्न है उत्कंठित में कौन सा समास है? उत्कंठित में समास पूछा है कौन सा है? तो उत्कंठित में समास हमारा जो है बहुव्रीहि समास है। कौन सा है? बहुव्रीहि समास है हमारा उत्कंठित में। ठीक है, इसमें हमारा हो गया 13 नंबर प्रश्न का। उत्कंठित में समास है तो बहुव्रीहि समास है। हम लेंगे चौथे नंबर प्रश्न का। प्रश्न है श्रवण श्रवण विषम कह जो है कौन सा जो है जो कानों से सुना न जाए वह कौन है? तो यक्ष कहता है श्रवण विषम क जो है हमारा जो मिलन ऐसा हो गया है कि जो तुम्हें कानों से भी नहीं सुन सकते। तो श्रवण विषम कौन हो गया है दोस्तों? तो श्रवण विषम जो है यक्ष हो गया है, क्योंकि बियो जो है श्राप किसको मिला था? यक्ष को मिला था। वह जो है उसको श्राप मिला था, तो वह जो है कहाँ गया था? रामगिरी के आश्रम में। इसीलिए जो है यहाँ पे जो है श्रवण विषम जो है यक्ष हो गया। ठीक है, क्योंकि यक्ष जो है यक्षिणी को नहीं देख पा रहा है। तो यहाँ पे प्रश्न है श्रवण विषम कह, तो आंसर हमारा हो जाएगा यक्ष। क्या हो जाएगा? यक्ष। आगे हम लेंगे 15 नंबर का प्रश्न है दोस्तों जो आपके सामने है। आगे कह रहा है लोचनाभ्याम दृश्य जो आंखों को दिखाई न दे। लोचनाभ्याम दृश्य जो आंखों को न दिखाई दे वह कौन है? यक्ष। लोचनाभ्याम दृश्य कह यक्ष। यह सभी जो यक्ष का विशेषण है जो है अपने मुख के माध्यम से बोला कि मन्यु मुखे मुखे आह, मतलब मेरे मुख के द्वारा यह समाचार कहा जा रहा है कि ये अक्षरी तुम जो हो वहाँ पे हो, मैं यहाँ पर हूँ, मैं तो तुम्हें देख भी नहीं पा रहा हूँ। यानी लोचनाभ्याम दृश्य तुम हो गई हो। और कैसी हो गई हो? जो है श्रवण विषम हो गई हो तुम हो। और जो हमारी जो है और एक जमाना था कि जो मैं तुम्हारे जो कहने योग्य बात नहीं था उसको भी मैं तुम्हारे
कानों में जाकर कहता था, और ऐसा अब ऐसा हो गया है कि तुम जो है कैसी हो गई हो, श्रवण विषम हो गई हो, और जो है लोचनाभ्याम दृश्य हो गई हो। ठीक है, तो यहाँ पे लोचनाभ्याम दृश्य कह, तो यच्छ कौन है दोस्तों? यच्छ है। यक्ष अपने लिए कहता कि एक समय था कि जो मैं तुम्हारे कानों में कहता था, आज तुम जो हो न तो दिखाई देती हो न तो सुनाई देती हो। तो यहाँ पे हो गया। अब है आननम स्पर्शर लोभात। तो वही कहता है कि मैं जो है एक दिन ऐसा था कि मैं तुम्हारे मुख के लो स्पर्श के लोभ में जो है तुम्हारे कानों में जाकर, तुम्हारी सखियों के बीच में कानों में जाकर तुमसे कहा। आज वही जो है आनंद स्पर्श लोभात जो है हमारे लिए दूर हो गया है। तो आनंद स्पर्श लोभात कह कौन हो गया है? यच्छ हो गया है। कौन हो गया दोस्तों? यच्छ हो गया है। तो आनंद स्पर्श लोभात यच्छ, यच्छः लोचनाभ्याम दृश्य यच्छ, श्रवण विस्मय क यच्छ। तो यह सभी जो यच्छ के लिए है, यच्छ अपने लिए कह रहा है। ठीक है, तो आनंद स्पर्श लोभात कह, तो आंसर हमारा हो जाएगा यच्छ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। 17 नंबर प्रश्न है विधिना बैरिड़ा रुद्ध मार्ग क। जो है विधाता जो है हमारे मार्ग में क्या हो गया है? हमारे मार्ग को रोक दिया है, बैरी हो गया है। तो यह कह किसके लिए हो गया? यच 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 कहता है विधिना जो है बैरिणाम रुद्ध मार्ग। यह जो विधाता है हमारे रुद्ध मार्ग में जो है बैरी हो गया है। तो यच कहता कह कौन है? तो यच्छ है। तो कौन है दोस्तों? यच्छ है। तो हमारा आंसर यच्छ हो जाएगा। अगला शब्द है प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 है कि सखियों के बीच में कहे जाने वाली बात को भी यच कहाँ कहता है? तो सखियों के बीच में जो है यहाँ पे कहता है कि मैं जो है सखियों के बीच में जो है कहने वाली बात को भी मैं क्या कहा? तुम्हारे कानों में जाकर कहा। तो शाक्य शब्द आख्ये यद्यपि किन्ते सखिना पुरस्ताम, तो उत्कीर्ण लोचन। ठीक है, पुरस्ताद करेन लोचन। तो सखियों के बीच में कहे जाने बात को भी यक्ष कहाँ कहता है? तो कहाँ कहता है दोस्तों? तो आंसर में आ जाएगा यक्षिणी के कानों में कहता है। ठीक है, पुरस्तता करणे लोलह कहाँ कहता है? उसके कानों में कहता है। किसके? यक्षिणी के कानों में कहता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यक्षिणी के कानों में कहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है। कह रहा है सखियों के बीच में कही जाने वाली बातों को कानों में यक्ष क्यों कहता है? क्यों कहता है दोस्तों? वह कानों में जो कही जाने वाली बात है उसको भी यक्ष कानों में क्यों कहता है? क्योंकि वह चाहता है कि यक्षिणी का आनंद स्पर्श लोभात हो जाए। उसके मुख के स्पर्श के लोभ में जो है यह जो है यक्ष जो है अपनी बातों को जाकर यक्षिणी के कानों में कहता है। ठीक है, तो कथितुम कहने योग बात को भी जो है कथितुम जो है भूदान स्पर्श लोभात। ठीक है, स्पर्श के लोभ से जो है बात को जो है कानों में कहता है। तो आंसर हमारा आ जाएगा आनंद स्पर्श लोभात। ठीक है, मुख के लोभ स्पर्श के लोभ में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 है। उत्कंठा विरचित पदम में कौन सा समास है? तो उत्कंठा विरचित पदम, उत्कंठित होकर जो है वह कुछ लिखना चाहता है, कहना। यह जो सभी पद वह जो है कहा है अभी दोस्तों, लोचनाभ्याम दृश्य श्रवण विस्मय। तो यह जो शब्द वह कहा है यक्ष जो है मेघ के माध्यम से, तो वह क्यों कहा? क्योंकि उत्कंठा विरचित पदम है, वह उत्कंठित होकर स्वयं के द्वारा रचित पद है। ठीक है, तो उत्कंठा रचित पदम में यहाँ समास पूछा है कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास है। कौन सा है? बहुव्रीहि समास यहाँ पे हो गया उत्कंठा विरचित पदम। ठीक है, पूछेगा यह भी उत्कंठा विरचित पदम कह तो यच्छ, ऐसा भी प्रश्न बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अभूत में प्रकृति प्रत्यय पूछा है। तो अभूत में कौन सा लकार, कौन सा पुरुष और जो है क्या है? तो अभूत पूछा है। तो अभूत में जो है प्रकृति प्रत्यय यहाँ पे भू उपसर्ग लगा, भू धातु है, और लंग अभूत जो शब्द बना है वो लंग लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में बनता है अभूत। ठीक, क्या बनता है? अभूत। किसमें? भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में। ठीक है, तो आंसर हमारा जो है 21 का हो जाएगा। अभूत में भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है 22 है। यो अतिक्रांत, यहाँ पे अ है दोस्तों, अवग्रह है। यो अतिक्रांत में कौन सी संधि है? तो यो अतिक्रांत में जो है संधि है तो पूर्व रूप संधि। अवग्रह दिखाई दे रहा है दोस्तों, अवग्रह को होना है कि ये पूर्व रूप संधि होता है। ठीक है, तो यो अतिक्रांत में संधि पूछा है तो पूर्व रूप संधि है दोस्तों। और विग्रह की बात कर
करते हैं तो य अतिक्रांतः विग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है पूर्व रूप संधि हुआ यो अतिक्रांत में। ठीक, इम्पॉर्टेंट है, पूछ देगा तो और जो है पूर्व रूप संधि। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23 है, चंडी शब्द से किसका बोध हो रहा था। एक शब्द आया था कि यक्ष जो है यक्षरी को चंडी शब्द कहकर संबोधित करता है कि हे चंडी न ते चंडी, हे चंडी सादृश्यम अस्ति, तुम जो है सादृश्य हमें क्या हो नहीं दिखाई देती हो। तो चंडी शब्द किसके लिए है, तो चंडी शब्द जो है यक्षरी के लिए है, यक्ष संबोधित करके कहता है, पूछ लेगा। मेघदूत में चंडी जो शब्द आया वो किसके लिए आया है दोस्तों, तो यक्षरी के लिए आया है। ठीक है, किसके लिए, यक्षरी के लिए, तो आंसर हमारा यक्षरी है। अगला शब्द प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 24 कहता है, यक्ष अपनी यक्षरी के शरीर को किसमें देखता है। तो कहाँ देखता है यक्ष अपनी यक्षरी के शरीर में, तो श्यामा वृक्ष में देखता है। वह कहता है यक्ष की हे यक्षरी, वह समाचार अपना भेजता है दोस्तों मेघ के माध्यम, ध्यान रखिएगा, अपनी बातों को मेघ के मुख से कहलवा रहा है कि हे यक्षरी, मैं तुम्हारे शरीर को जब देखना चाहता हूँ, तुम्हारे मध्य भाग को देखना चाहता हूँ, तो तुम्हारे शरीर किस में हमें दिखाई देता है, एक श्यामा वृक्ष है उसमें दिखाई देता है। तो यक्ष अपनी यक्षरी के शरीर को किस में देखता है दोस्तों, तो श्यामा वृक्ष है, एक पतली सी श्यामा लता है उसमें जो है यक्षरी के शरीर को देखता है। तो आंसर हो जाएगा श्यामा वृक्ष में देखता है। अगला है प्रश्न संख्या 25 है कि चकित हरड़ी प्रेक्षण का, चकित हरड़ी प्रेक्षण के कह कौन है। तो चकित हरड़ी प्रेक्षण की तरह जो है यक्षरी है। तो यक्ष यहाँ कहता है कि मैं तुम्हें जो है तुम्हारे यदि हमें नेत्रों को देखना पड़ता है, चकित हरड़ी हम तुम्हारे नेत्रों को देखना चाहते हैं, दृष्टिपात देखना चाहते हैं, तो हमें क्या देखना पड़ता है, चकित हरड़ी प्रेक्षण के को देखना पड़ता है। ठीक है, किसको देखना पड़ता है, चकित हरिण प्रेक्षण, यानी कि हिरण के आँखों में हमें क्या दिखाई देता है, तुम्हारा नेत्र दिखाई देता है। तो हरिण के चकित हरिण के दृष्टि की तुलना जो है ये जो है यक्षरी के नेत्रों से की गई है। यक्षरी के नेत्र की तुलना जो है चकित हरिणी के प्रेक्षण को कहा गया है कि तुम्हारे नेत्र जो है जो है चकित हरिणी की तरह जो है तुम्हारे नेत्र हैं। तो यहाँ पे जो यक्षरी के लिए कहा गया है, कौन है, यक्षरी के लिए कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26 है दोस्तों, 26 है, यक्षरी के नेत्रों की तुलना यक्ष किससे करता है, तो चकित हरिणी प्रेक्षण से करता है। प्रश्न है, प्रश्न को फिर से देखिएगा दोस्तों, प्रश्न है यक्षरी के नेत्रों की जो तुलना है यक्ष किससे करता है, तो चकित हिरणी के प्रेक्षण, यानी जो चकित हिरणी के देखने के जो अंदाज है, प्रेक्षण मतलब जो प्रेक्षण है जो देखती है उस चंचल नेत्र से तुलना करता है। तो आंसर हमारा हो जाएगा चकित हरिणी प्रेक्षण को। प्रश्न संख्या 27 है, यक्षरी के मुख की तुलना यक्ष किससे करता है दोस्तों, तो मुख की तुलना वह जो है ससनी से करता है। कहता है हे यक्षरी, जब मैं तुम्हारे मुख को देखना चाहता हूँ, समाचार भेजा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, समाचार को भेजा है, तो कहता है कि मैं तुम्हारे मुख को यदि देखना चाहता हूँ तो ससनी के मुख में यानी चंद्रमा में देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है यक्षरी की मुख की तुलना यक्ष किससे करता है दोस्तों, तो ससनी से करता है। किससे करता है, ससनी चंद्रमा से करता है कि मैं तुम्हारे मुख को यदि देखना चाहता हूँ तो हमें चंद्रमा में दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारा जो है 27 का ससनी हो गया। 28 नंबर प्रश्न को लेंगे, प्रतनुसु नदी बिचिसु के समान किसके भ्रू विलास है। तो प्रतनु मतलब पतली नदी की जो धारा है, जो उसकी लहर है, उसके जो लहर है उसके समान किसके भूविलास है दोस्तों, तो यक्षरी के। किसके हैं, यक्षरी। कहता है यक्ष कि मैं तुम्हारे भ्रूविलास को देखना चाहता हूँ, नैनों को मतलब ऊपर की जो है भौवें है उसको देखना चाहता हूँ, तो हमें क्या देखना पड़ता है, प्रतनु नदी विशु, नदी की जो लहरें उसको देखना पड़ता है। तो इससे इसके समान किसके भूविलास है, तो यक्षरी के हैं। किसके हैं दोस्तों, यक्षरी से यक्षरी के भूविलास से जो है तुलना की, नदी की लहर से जो है यक्षरी के भूविलास की तुलना की गई है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यक्षरी की, यक्षरी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 28वां प्रश्न का। प्रश्न नंबर 29 है, यक्षरी की बालों की तुलना यक्ष किससे करता है दोस्तों, तो उसकी बालों की तुलना जो है सिखना बहर भारेसु से करता है। यानी कि सिखना मतलब मोर होता है दोस्तों, क्या होता है, मोर होता है, मोर के पंख जो होते हैं उससे जो है यक्षरी के बालों की तुलना करता है।
ठीक है, तो प्रश्न जो यक्ष कहता है जब हमें तुम्हारे बालों को देखना पड़ता है तो हमें क्या देखना होता है? सिखना बहर भारेसु, यानी कि मोर के पंख को देखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न हमारा है, यक्षिणी के बालों की तुलना यक्ष किससे करता है? तो शिखना बहर भारेसु से करता है। ठीक है, यानी कि मोर के पंख से करता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है, जो है 30 है दोस्तों कि वक्त छायाम का क्या अर्थ है? तो वक्त छायाम शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? तो मुख है, मुख की छाया। वक्त मतलब मुख होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वक्त जो है इम्पॉर्टेंट है, छाया मतलब प्रति होता है। तो मुख की छाया की तुलना मुख की छाया किस में दिखता है? तो ससनी में दिखता है। तो मुक्त छायाम कह ससनी, ऐसे भी प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मुख की छाया। अगला प्रश्न है, चकित हरिणी प्रेक्षण में कौन सा समास है? तो चकित हरिणी प्रेक्षण में जो है कर्मधारय समास है। कौन सा दोस्तों? कर्मधारय समास है। एक विग्रह की बात करते हैं तो चकिना या हरड़ी है। ठीक है, चकिता या हरड़ी जो है विग्रह है, चकित हरिणी प्रेक्षण। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास है चकित हरिणी प्रेक्षण में। प्रश्न संख्या 32 को लेंगे जो आपके सामने है। प्रश्न संख्या 32 है दोस्तों, यह क्रूर विधाता स्वप्न में भी, क्रूर है दोस्तों, यह क्रूर विधाता स्वप्न में भी किसके मिलन को नहीं सहन कर पाता? तो अक्षर हो जाए, आंसर है यक्ष और यक्षरी के। यक्ष कहता है कि हे अक्षरी, हम तुमसे तो है स्वप्न में मिलना चाहते हैं। तो यह जो क्रूर विधाता है वह क्या करता है? स्वप्न में भी हमें मिलने नहीं देता है। तो यह क्रूर विधाता स्वप्न में भी किसके मिलन को नहीं सहन कर पाता? तो यक्ष और यक्षरी के मिलन को नहीं सहन कर पाता, यह हमारा आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 33 कहता है, ते चरण पतितः कह, किसके चरण पति, ते मतलब मेरे चरण पतितः कह, उसके चरण में कौन गिर गया? तो यक्ष। कौन गिर गया दोस्तों? यक्ष होगा। ठीक है, चरित पतितः कह, यक्षिणी के जो है चरणों में कौन गिरता है? कौन अपने चित्र को जो है बनाना चाहता है दोस्तों? तो यक्ष। ते चरण पतितः कह, तो यक्ष। क्या आंसर हो जाएगा? यक्ष। चरण पतितः मतलब यक्षिणी के चरणों में अपने चित्र को बनाना चाहता है। ते कौन? तो यक्ष है। आंसर हो जाएगा यक्ष। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 34 है दोस्तों, प्रणय कुपिताम यह किसका बोध हो रहा है? प्रणय कुपितान से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? तो यक्षिणी का। यक्ष कहता है कि मैं तुम प्रेम में जो कुपित है, तो प्रेम में कौन कुपित है दोस्तों? यक्षिणी है। कौन है? यक्षिणी जो है प्रेम में कुपित है। ऐसे प्रेम में कुपित यक्षिणी के चित्र को, आलेख को बना रहा है। कौन? यक्ष। किस पर? शिलाओं पर। तो यहाँ पे प्रणय कुपिताम से किसका बोध हुआ दोस्तों? तो आंसर होगा यक्षिणी का बोध हुआ। ठीक है, यह हमारा जो है 34 नंबर का प्रश्न है। आगे हम लेंगे 35 नंबर का प्रश्न। प्रश्न है, यक्ष शिला पर किसका चित्र बनाना चाह रहा है? तो यक्ष कहता है कि मैं शिला पर जो है यक्षिणी का जो है तुम्हारा चित्र बनाना चाहता हूँ। तो प्रश्न है, यक्ष शिला पर किसका चित्र बनाना चाह रहा है? तो आंसर हो जाएगा यक्षिणी का। ठीक है, तो यक्षिणी का चित्र बनाना चाह रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 36 है, यक्षिणी के बने चित्र के चरणों में यक्ष किसका चित्र बनाना चाहता है? तो वह यक्ष कहता है कि मैं जो है तुम्हारा चित्र जो है शिलाओं पर बना लेता हूँ, फिर चाहता हूँ कि मैं स्वयं के चित्र को तुम्हारे शिलाओं पर बनाऊं। तभी क्या होता है, मेरे आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और चित्र जो है खराब हो जाता है। तो यहाँ पे है कि यक्षिणी के बने चित्र के चरणों में यक्ष किसका चित्र बनाना चाहता है? तो माम आत्मानम, यानी स्वयं का चित्र बनाना चाहता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा माँ आत्मानम। यह जो है हमारा आंसर हो गया। आगे हम लेंगे, प्रश्न संख्या 37 है, शिला पर बने चित्र किसके आंसुओं से धुले जा रहे हैं? तो जो है जो है वह जो है यक्ष जो है शिलाओं पर चित्र बनाता है, किसका? यक्षिणी का। उसके चरण में किसका चित्र बनाता है? स्वयं का। और तभी वो क्या करता है, रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू गिर जाते हैं और जो है चित्र खराब हो जाते हैं। तो यक्ष के, किसके? यक्ष के। तो प्रश्न है, शिला पर बने चित्र किसके आंसुओं से धुल जा रहे हैं? तो यक्ष के। आंसर हो जाएगा यक्ष के। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 38 है, यावदिच्छामी में संधि है। तो यावदिच्छानी में संधि कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पे होगा व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में कौन सा है दोस्तों? जो जस्तु संधि है। ठीक है, जो है
द को त हुआ है, त को द हो गया है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है विग्रह करेंगे तो यावत प्लस इच्छामी हो जाएगा। ठीक है, तो संधि कौन सा हुआ? जस्तु संधि। यहाँ पे यावत द को त हो गया, यावत प्लस इच्छामी जो है हल संधि हुआ है। लेंगे प्रश्न संख्या 39 को, 39 को। प्रश्न है धातु रागई में कौन सा समास है दोस्तों? तो धातु रागई में जो समास हमारा हुआ है वह हुआ है कर्मधारय समास। धातु रागई जो धातुओं से रंग निकलता है उससे जो है शिलाओं पर चित्र बनाता है। तो धातु रागी होता है पत्थर, कलर रंग बिरंगे जो है पत्थर धातु के जो है उसका अर्थ हुआ। तो धातु रागयों में समास पूछा है तो कर्मधारय समास हुआ है दोस्तों। और विग्रह की बात करते हैं तो धावत एव रागा तई। ठीक है, यह हमारा विग्रह है धातु रागई का। ठीक है, यह हमारा 39 प्रश्न हो गया। अब चलते हैं हम, आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न संख्या 40 है। प्रश्न है आलिख्य में प्रत्यय पूछा है। तो आलिख्य में प्रत्यय कौन सा है दोस्तों? तो आलिख्य में ल्यप प्रत्यय हमें दिखाई दे रहा है, तो ल्यप प्रत्यय हमारा है आलेख्य में। तो ये हमारा हो गया 40 प्रश्न आज के कक्षा में। तो दोस्तों ये हमारा जो है 40 प्रश्न यहाँ पे हम कराए हैं। जो ध्यान रखिएगा करते वक्त, आप जो है श्लोकों को अवश्य ध्यान रखिएगा, क्योंकि श्लोक के माध्यम से जो है प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, तो यहाँ पे 40 प्रश्नों को कंप्लीट कराएं। अब आप बता सकते हैं कि इन 40 प्रश्न क्या आपको आ रहे थे श्लोक के माध्यम से कि नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो आपका रिवीजन यहाँ पे हो गया, आप इसको देख सकते हैं कि हमने जो है इसको श्लोक बाय श्लोक जो है इसको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये 40 प्रश्न हमने यहाँ पे कंप्लीट कराया। अब इसको आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं पे हम समाप्त करना चाहते हैं। कल जो है इसके बचे हुए यानी कि 46 से 55 तक अभी हमारा जो श्लोक है, कुल 55 श्लोक है दोस्तों उत्तर वेग में। तो हमें यहाँ तक चलना है दोस्तों। इतने इतने प्रश्न उत्तर यहाँ पे हमें करना है, इतने श्लोकों का 46 से 55 तक। ठीक है, तो आप जो है इसको भी कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से सभी श्लोकों को हम अच्छे से यदि बारीकी से अध्ययन करेंगे तो यदि कहीं से भी प्रश्न पूछेगा तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के साथ जो है इसको ध्यान रखिएगा कि आप जो है इसको हल्के मत लीजिए कि जो है यदि मैडम करा रही हैं श्लोक बाय श्लोक तो हो सकता है न पूछे, क्योंकि हमें जो है हर श्लोक से प्रश्नोत्तरी को लिखना है और जो है उसको जो है अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। जैसे हमने पूछा चंडी शब्द किसके लिए आया है, तो यहाँ पे चंडी शब्द हो सकता है आप पार्वती जी के लिए लगा दें, जबकि मेघदूत में यदि पूछता है मेघदूत के ग्रंथ के अनुसार तो चंडी जो शब्द आया है वो ये अक्षरी के लिए आया है। तो इस प्रकार के शब्दार्थ की दृष्टि से और जो है व्याकरण की दृष्टि से यहाँ पे हमने व्याकरण से भी प्रश्न रख रहे हैं, प्रत्यय संधि समास को भी रख रहे हैं, जिससे कि हमारी जो कंप्लीट तैयारी हो। ठीक है, तो आप इसको जो है पूरी कक्षा को देखने का प्रयास करिएगा कि हमारी जो है आपकी कक्षाएं पूरी हो जाए, मतलब यदि आप चैनल को खोल रहे हैं तो इन प्रश्नों को पूरा देखिएगा। ठीक है, स्किप मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि यह आपके लिए भी बहुत उपयोगी है दोस्तों। यदि आप जो है मेघदूत से कहीं भी किसी भी जो है संस्कृत के सिलेबस में यदि कहीं भी मेघदूत लगा है तो आप जो है यह प्रश्न आपके लिए लाभकारी जो है सिद्ध होगा। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ मैं जो है यहाँ आपसे विदा लेना चाहता हूँ, और जो है यह चाहती हूँ कि आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब से और शेयर जो है अवश्य करिएगा दोस्तों। तो आज के लिए शुभ रात्रि। नमो नमः। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।